हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। सिसिलिया ने पहली बार मुझसे किसी चीज की औपचारिक विनती की थी और पाल सोफिया का पहला बेटा था, जो कभी मेरी पहली चाहत भी थी। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में सिसिलिया खुद धन्यवाद देने आई थी। देखने वाला दृश्य था वो। कुर्सी पर बैठा ईथन ने सामने बैठी सिसिलिया से कहा, मैं तो पॉल की जगह तुम्हारे बारे में बात करना ज्यादा पसंद करूंगा सिसिलिया। सिसिलिया ने पूछा, पॉली? ईथन मुस्कुराया। सुना है तुम तो बागबानी में माहिर हो। सारिस किले में जो ग्रांड हाउस है ना? मैं वहां एक बार गया था, पर मुझे नहीं पता था कि वहां के पौधों की देखभाल तुम करती हो। सिसिलिया ने जवाब दिया, वो तो बस मेरा शौक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करती, माली ही ज्यादातर काम करते हैं। ईथन ने पूछा, क्या तुम्हारे येंसन वाले घर में भी बगीचा है? वह बोली, हाँ। हार्थस्ट्रेड में जब मैंने बहुत बागबानी की, तब से ही मेरा शौक बन गया। ईथन ने पूछा, वहां तुमने इतना काम क्यों किया? सिसिलिया ने अपनी चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, मेरी माँ कभी ज्यादा स्वस्थ नहीं रही। ग्रांड हाउस में ज्यादातर औषधि पौधे ही थे। उन्हीं के लिए उनके जाने के बाद भी पापा ने ग्रैंड हाउस वैसा ही रखा। शायद उसी वजह से बचपन में मुझे तरह तरह के सेहत बढ़ाने वाले पेय मिलते रहे। ईथन ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या तुम अब भी अपनी माँ की याद में वो सब करती हो? सिसिलिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो ये सब मेरी आदत बन गई है। फिर जॉर्ज की हत्या की बात याद दिलाते हुए उसने कहा, मेरा काम ज्यादातर मारने से जुड़ा होता है, चाहे वो राक्षस हो या इंसान। इसलिए कभी कभी कुछ जिंदा रखने में मुझे सुकून मिलता है। शौक इंसान को जिंदगी का असली अनुभव देता है। ये सुनकर ईथन ने मन में सोचा, शायद मुझसे गलती हुई ये सब पूछकर। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं बताती जब तक मैं खुद ना पूछूं। हालांकि मैं उसे और बेहतर समझना चाहता हूँ। फिर उसने नरमी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहो वही करो, पूरी आजादी के साथ। जब मैंने ये कहा था, मैं सच बोल रहा था। ईथन ने मन ही मन आगे सोचा, शायद मैं अभी उतना भरोसेमंद नहीं हूँ। काश मैं बड़ा हो जाऊं। अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं सिसिलिया के लिए एक बेहतर उपयुक्त साथी बन सकूं, ऐसा इंसान जिस पर उसे गर्व हो। उसने खुद से वादा किया, सिसिलिया, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कभी वो ना करना पड़े जो तुम नहीं चाहती, और जब भी तुम मुस्कुराओगी वो सच्ची खुशी से होगी। अभी भले ही बारिश हो रही है, ईथन ने कहा, पर मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए आसमान बिल्कुल साफ होगा। ईथन पढ़ाई के कमरे में पढ़ रहा था जब पॉल अंदर आया और जोर से बोला, महाराज। वह ईथन के पास जाकर धीरे से बोला, क्या आप इस बार शिकार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं? मैं कुत्तों के साथ बहुत अच्छा हूँ। अगर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाइए। यह कहते हुए पॉल हंस पड़ा। इतने में ईथन के शिक्षक पास आए और नाराज होकर बोले, पॉल, फिर से बकवास कर रहे हो तुम? हर बार महाराज की पढ़ाई में बाधा डालता है। तुझे जरा भी एहसास है? तेरी अपनी पढ़ाई वैसे ही पीछे चल रही है। हाथ में छड़ी लिए शिक्षक ने कहा, चलो अब थोड़ी देर का विराम लेते हैं। पॉल किताब हाथ में लिए सोफे पर ईथन के पास बैठ गया और बोला, ओह माफ कीजिए, मैं ठीक हूँ। एक सेवक ट्रे में कुकीज लेकर आया और बोला, मैं कुछ नाश्ता लाया हूँ। मिठाई से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। ये कुकीज आम लोगों में काफी मशहूर है, आपको शायद पसंद ना आए। ईथन ने एक कुकीज उठाई और मन में सोचा, थैन और रोजमेरी की तरह समझदार नहीं पर डरपोक भी नहीं ये पॉल। पर अब समझ में आता है कि जब सिसिलिया ने इसका नाम सुझाया तब वो इतनी हिचकिचाई क्यों थी। फिर भी शायद मैं इसके साथ बहुत कठोर रहा हूँ। जैसे ही उसने कुकी का एक और टुकड़ा खाया, आधा कुकी नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। थैन और रोजमेरी हक्का बक्का रह गए। रोजमेरी चीखी, महाराज। कुछ समय पहले जहां ईथन की पढ़ाई के दौरान पॉल आता है, शिकार पर जाने की बात करता है। शिक्षक उसे डांटते हैं और ब्रेक में कुकीज दी जाती है, लेकिन कुकी खाते ही एक भयंकर घटना घटती है। जैसे ही ईथन ने कुकी का टुकड़ा खाया, उसके मुंह से खून बहने लगा। थैन, रोजमेरी और शिक्षक घबरा गए। ईथन के हाथ खून से भीग गए और उसने कांपते हुए सोचा, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कुकी पर प्रतिक्रिया दे रहा है। पॉल ने डरते हुए चिल्लाया, कोई है? महाराज की मदद करो, और घबराकर कमरे से बाहर भागा। शिक्षक ने जल्दी से अपनी कोट की जेब से कुछ निकाला और कहा, धत। फिर उसने ईथन पर कुछ फेंक दिया। थैन ने तुरंत तलवार से उसे रोक दिया,
पर शिक्षक ने फिर हमला करने की कोशिश की। पाल ने दरवाजे की ओर भागते हुए चताया, दरवाजे से दूर रहो। अचानक सिसिलिया वहां आ गई। वह हवा की तरह तेजी से आई और शिक्षक को जमीन पर पटक दिया। इस अफड़ा तफड़ी के बीच पाल विक्टोरिया के साथ ईथन की ओर भागा और बोला, महाराज क्या आप ठीक हैं? उसे ईथन के कपड़ों पर लाल दाग दिखाई दिए और वह घबरा गया। विक्टोरिया ने कहा, चिंता मत करें, ये रेस्टोलाइज की प्रतिक्रिया है। ईथन ने हैरानी से पूछा, रेस्टोलाइज ये क्या है? सिसिलिया ने समझाया, कोई तुम्हें इससे जहर दे रहा था। यह पता लगाने के लिए हमने तुम्हें ऐसी चाय दी थी जो रेस्टोलाइज पर प्रतिक्रिया करती है। और अब उसने शिक्षक की ओर इशारा किया। लगता है हमें अपराधी मिल गया। ईथन ने अपनी टाई कसते हुए सोचा, तो तुम मुझे दूर रहकर भी बचा रही थी। सेलिया ने धीमे स्वर में कहा, महाराज आपको एर्थरस्टेड लौटना होगा। पर खुद के मन में उसने सोचा, अगर मैं एर्थरस्टेड चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? ईथन ने चिंतित होकर पूछा, जब तुम मुझे वापस भेज दोगी उसके बाद तुम क्या करने वाली हो? फिर बोला, सिसिलिया प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। सिसिलिया पास आई और बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली। ईथन ने जोर देकर कहा, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरे लिए अपने हाथ खून से मत रंगो। फिर वह लगभग रोते हुए बोला, सिसिलिया मुझे मत भेजो, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। सिसिलिया ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस होती है, बहुत असहाय। माफ करना ईथन, यही सबसे अच्छा है जो मैं कर सकती हूँ। माफ करना, उसने फुसफुसाया। बाहर रथ की तरफ बढ़ गई। रोजमेरी ईथन की देखभाल कर रही थी। जब वह धीरे धीरे होश में आया उसने आंखें झपकाई और पूछा, रोजमेरी क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? थैन जो सामने बैठा था बोला, हर्स्ट्रेड जा रहे हैं महाराज। ईथन ने तुरंत आदेश दिया, घोड़ों को मोड़ो, हम वापस जा रहे हैं। थैन चुप रहा, उसने आदेश नहीं माना। ईथन ने समझाते हुए गुस्से से उसकी तलवार पकड़ ली। थैन चिल्लाया, महाराज नहीं। ईथन ने फिर चीखकर कहा, रथ घुमाओ, जहां सिसिलिया है वहीं चलो अभी। दूसरी ओर सिसिलिया एक आदमी को घसीटते हुए जमीन पर लाई और तलवार उसके ऊपर तान दी। वह कांपते हुए बोला, सिसिलिया तुम जानती हो मैं बस अपनी रक्षा कर रहा था, मुझे माफ कर दो। सिसिलिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल महाराज, मुझे यकीन है अपनी जान बचाने के लिए तुम बहुत डरे हुए थे। राजा के छोटे भाई होकर भी रानी बांझ मानी जाती है और अब जब खोया हुआ राजकुमार मिल गया है। वह रोने लगा, पर सिसिलिया ने अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर बढ़ाई। तभी किसी ने पीछे से कहा, सिसिलिया बस करो। ईथन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मेरे लिए कुछ ऐसा मत करो जिसका पछतावा हो, याद है ना? हम दोनों की शादी अभी बाकी है। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ झलक रही थी। हमारी शादी अभी बाकी है। धीरे धीरे उसके हाथ से ताकत निकलने लगी। उसकी उंगलियां सिसिलिया के चेहरे से फिसल गई और ईथन बेहोश होकर गिरने ही वाला था, पर सिसिलिया ने उसे संभाल लिया। ईथन के विचारों में गूंजा, सिसिलिया अब मैं समझ गया तुम्हारी मुस्कान में वो दूरी क्यों थी। तुमने जिंदगी भर खुद को दूसरों से दूर रखा ताकि अपने ही जज्बातों से बच सको। ईथन की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। सभी लोग उसकी देखभाल में लगे हुए थे। सप्ताह बहुत व्यस्त बीता, लेकिन विक्टोरिया के समय पर पहुंच जाने की वजह से ईथन को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा। फिर भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3 दिन लग गए। किले में राज परिवार के सदस्य राजकुमार के साथ बैठक के लिए इकट्ठा हुए। अचानक दरवाजा जोर से खुला और कोई व्यक्ति अंदर आया, चेहरा पट्टियों से ढका हुआ। वह गुस्से से चिल्लाया, वो डीचेस, उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं राजवंश का सदस्य हूँ। इस अपराध के लिए मुकदमे की कोई जरूरत नहीं। उसे तुरंत कठोर सजा मिलनी चाहिए। कमरे में हलचल मच गई। एक शाही सदस्य बोला, सुना है इस मामले में राजकुमार ईथन का भी कुछ हाथ था। दूसरा बोला, हाँ, और हम यहाँ सिसिलिया सारिन की बात कर रहे हैं। अगर हम उसे बिना मुकदमे के दंड देंगे तो हार्स्ट्रेड के नाइट्स का क्या रुख होगा? एक और राज परिवार के सदस्य ने कहा, ऐसे मामले में दोनों पक्षों को सुनना और विधिवत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हरे रंग के शाही वस्त्रों और ऐनक वाले व्यक्ति ने जोड़ा, हाँ, हमें उसके डिचेस के दर्जों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
आप सब सहमत है ना? बंधों में लिपटा व्यक्ति मन ही मन बुदबुदाया, ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। राजकुमार ने अपना मत देते हुए कहा, इस मामले की सुनवाई अदालत में होगी। अदालत में सिसिलिया राजा के सामने खड़ी थी। कमरा कानाफूसियों और चर्चा से भरा था। राजा ने हथौड़ा बजाया और निर्णय सुनाया। गवाहों के बयान के अनुसार इस व्यक्ति ने राजकुमार ईथन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी वक्त शाही अधिकारी उस शिक्षक को पकड़कर बाहर ले गई। वो चिल्ला रहा था, आपको मेरी बात सुननी होगी महाराज। राजा ने कहा, उसे ग्रासलैंड से निर्वासित किया जाएगा और उसे कभी वापस लौटने की अनुमति नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक डचेज सिसिलिया सारियस का प्रश्न है, उसे यह ध्यान में रखते हुए क्षमा दी जाती है कि उसने यह कार्य अपने मंगेतर राजकुमार ईथन की रक्षा में किया। ईथन ने हल्के स्वर में पुकारा सिसिलिया और कहा, उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं लगभग अंधा हो गया था। मुझे डर था कि तुम्हारा चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगा। सिसिलिया हल्के से हंसी। तुम वाकई ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हो। ईथन मुस्कुराया, मन में सोचते हुए, मैंने उसे हंसा दिया। सिसिलिया ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखा और सोचा, लेकिन सच तो यही है महाराज, अगर विक्टोरिया वहां ना होती तो शायद आप बच नहीं पाते। वह सोचने लगी, जब तुम जिंदा हो, मुस्कुराते हुए मुझे देखते हो, तो मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ, जब तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। बात करते हुए उसने ईथन के उस व्यवहार का जिक्र किया जिससे राजा नाराज हुए थे। जब तुमने शिक्षक पर जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, तुम्हें अभी जादू की आदत नहीं है, तुम खुद को ही चोट पहुंचा बैठे थे। फिर बोली, राजा ने आदेश दिया है कि तुम शाही अकेडमी में दाखिला लोगे। ईथन चौंक गया। शाही अकेडमी? मैं नहीं जाना चाहता, सिसिलिया ने गंभीर स्वर में कहा। ये राजा का आदेश है और तुम्हें पता है उन्होंने पहले भी कई बार तुम्हें निमंत्रण भेजा था। ईथन ने चिंता जताई, लेकिन अगर मैं गया तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मुझे डर है कि हम और दूर ना हो जाएं। उसने मन ही मन सोचा, सिसिलिया को तो अब उस मिशन पर भी जाना है। कब तक के लिए ये कोई नहीं जानता और उसका सामना होगा लिक्ट्रियन से, जो राक्षसों का राजा है। ईथन बिस्तर से उठते हुए बोला, ठीक है, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, मुझे जादू की शिक्षा वाले कॉलेज में दाखिला मिलना चाहिए। हालांकि मैं शिष्टाचार के कोर्स को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मुझे पता है वो कितना जरूरी है। सिसिलिया ने उसका हाथ थामा। वह बोला, और दूसरी, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, तब हमारी शादी तुरंत होगी। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, मैं हमेशा उसे छोड़ने की तैयारी करती रहती हूँ और ये लड़का हमेशा मुझे लौटने की वजह दे देता है। ईथन ने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, क्योंकि तुम हमेशा हमारे आगे मिलने की तैयारी करती हो। सिसिलिया मुस्कुराई, मैं सुरक्षित लौटूंगी। ईथन ने गंभीरता से कहा, तुम्हें लौटना ही होगा सिसिलिया। वह अपने घोड़े पर सवार हुई, थैन, रोजमेरी और पाल से विदा ली और निकल पड़ी। ईथन की आंखें नम थी। कुछ देर बाद वह अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठा गृह कार्य लिख रहा था, जबकि दूर कहीं सिसिलिया लियोन को अपना मिशन समझा रही थी। नक्शे पर निशान दिखाते हुए समझाया। वसंत के मौसम में ईथन हमेशा सिसिलिया को याद करता था, जो अपनी ड्यूटी में अब भी व्यस्त थी। एक दिन पर्पल बालों वाला लड़का लीच यूनिफॉर्म पहने हुए कमरे में आया, हाथ में एक कागज लिए हुए बोला, माय लीच, आप ठीक है ना? सिसिलिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस नींद पूरी नहीं हो पाई है। लड़का बोला, 7 साल हो गए, कितना मुश्किल रहा होगा। सिसिलिया ने हल्का धुआं उड़ाते हुए कहा, हाँ 7 साल। फिर गंभीर नजरों से बोली, तो बताओ रिपोर्ट क्या है? फड़फड़ाते हुए पर्दों के बीच लीच का वेश पहने सिसिलिया सोचने लगी, 7 साल बीत चुके हैं जब मुझे लिक्ट लाइन को निर्वासित करने का आदेश मिला था। अनगिनत लड़ाइयों के बाद आखिरकार हम उसके ठिकाने तक पहुंच गए हैं। बंजर जमीन पर अपने कैंपों में रहकर उसकी टीम के सैनिक घबराहट में लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तभी अंधेरे में से एक विशाल राक्षस लिक्ट लायन खूनी लाल आंखों के साथ सामने आया। एक सैनिक चिल्लाया, कौन है जो मेरे अड्डे में घुस आया? पर्पल बालों वाला लड़का चिल्लाया, वो है लिक्ट लायन। दूसरा बोला, सब फैल जाओ। लियोन ने आदेश दिया, ध्यान केंद्रित रखो, हमला करो। राक्षस गर्जा, मूर्ख इंसानों, तुम्हें अपने कदम रखने के लिए एक दिन पछताना पड़ेगा।
आग की लपटों से घिरी सिसिलिया चिल्लाई, सब पीछे हटो। राक्षस ने लगातार आग उगली, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। सिसिलिया पर उसकी लार गिरी। वह चिल्लाई, ड्रैगन की गुफा खोजो, एक भी राक्षस जिंदा मत छोड़ो। लियोन उसकी ओर दौड़ा। माय लीज, आप ठीक हैं क्या? इसका खून जहरीला है। बालों वाला लड़का भी दौड़ा हुआ आया, चिंतित स्वर में बोला, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब रो पड़ते। सिसिलिया ने हल्की मुस्कान दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब भी जिंदा हूँ। उसने पूछा, सिल्यूरियन हार्प की कोई खबर? एक सैनिक ने बताया, सोफिया उसे खोजने के लिए कुछ रातों से गई हुई है। पर्पल बालों वाले लड़के ने पूछा, लेकिन महाराज को उस हार्प की जरूरत किस लिए है? हमारा मिशन तो लिक्ट लाइन को हराना था, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लियोन ने सोचते हुए कहा जाता है जो ट्यूरन हार्प का मालिक होता है वह सुखी होता है, लेकिन क्या किसी मालिक का अंत अच्छा हुआ? सिसिलिया ने याद करते हुए कहा, लिक्ट लाइन पर हमले की आड़ में राथनल ने मुझे गुप्त रूप से आदेश दिया था कि मैं वही सिल्यूरियन हार्प हासिल करूं। वह बोली, कहते हैं हार्प का संगीत सुनकर लोग खुश होते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि हर मालिक का अंत भयंकर हुआ, उसका सब कुछ छीन गया। सिसिलिया ने मन में सोचा, हार्प राजा के लिए नहीं हो सकता, कुछ और बात है। वह बोली, हार्प हासिल होते ही हम वापस लौटेंगे। किले में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। ईथन ने पूछा, राइजन, तैयारियां कैसे चल रही हैं? राइजन ने पाल से बात करते हुए बोला, सब कुछ ठीक चल रहा है महाराज। थैन और रोजमेरी उसके पीछे खड़े थे। पाल ने मुस्कुराकर कहा, फिर से इतनी सजधज, क्या आप वाकई इतने खुश हैं कि वो लौट रही हैं? ईथन बोला, बिल्कुल, आखिर वो है ही इतनी खास। वह सोचने लगा, 7 लंबे सालों के बाद आखिर वो लौट रही है। मैं बहुत बदल चुका हूँ, अब मैं उससे लंबा हो गया हूँ और समाज में भी 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आज भी जब उसका नाम सोचता हूँ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या अब वो मुझे एक बच्चे की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह देख पाएगी? तभी राइजन ने पुकारा, महाराज, माइक्रिज जेड्रिया की बेटी फिर से आपसे चाय पर मिलने की इच्छा रखती है। पॉल ने कहा, फिर से? वो तो हार मानती ही नहीं। रोजमेरी ने आह भरते हुए कहा, अब तक ये कितनी बार हो चुका है? पॉल हंसकर बोला, रोजमेरी बता रही थी, अब यैनसन की महिलाओं के बीच चाय पर बुलाने का चलन चल पड़ा है। रोजमेरी ने समझाया, हर दोपहर वह रथों में सवार होकर किसी चुने हुए परिवार के यहाँ जाती हैं और उनसे चाय की मांग करती हैं और मेजबान को उसका सम्मान मानकर सबसे शानदार चाय परोसनी पड़ती है। इतना कहते ही सर्वेंट कमरे में प्रवेश करता है। चाय के लिए बार बार आने वाले निमंत्रणों की बात चल रही थी कि ईथन ने बीच में टोक दिया, राड, कितनी बार कहा है तुम्हें? वहां सख्त लहजे में बोला, चाय के सारे न्योते ठुकरा दो या फिर मेरे आदेश अब मजाक लगने लगे हैं। हमेशा नटखट जवाब देने वाला राड मुस्कुराकर बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज, बस लोगों में बातें चल रही हैं। ईथन ने भौवें चढ़ाई, कौन सी बातें? लॉर्ड ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो ही कि एक नौजवान शहजादा अपनी मंगेतर जो उससे उम्र में बड़ी है के प्रति इतनी निष्ठा दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ड्यूक सिसिलिया की वजह से दरबार में काफी फुसफुसाहट हो रही है। वह हंसते हुए बोला, अब जब दुनिया में हर दिन लोग एआई से बदले जा रहे हैं तो जाहिर है राजमहल की बातें भी मशीनों जैसी ठंडी हो गई हैं। ईथन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मुझे नहीं, जो वादा मैंने सिसिलिया से किया है वो निभाऊंगा।